जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे मथुरा का नाम सियासी रैलियों और बैठकों में तेज हो रहा है। अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर योगी आदित्यनाथ को मथुरा से विधानसभा का चुनाव लड़वाने की मांग की है। हरनाथ सिंह यादव का कहना है कि योगी को मथुरा से चुनाव लड़वाने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये चिट्ठी लिखने के लिए प्रेरित किया है। हरनाथ यादव के बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और दावा किया कि श्री कृष्ण रोज उनके सपने में आकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की बात कह रहे हैं। तो मथुरा से योगी को लड़ाने की मांग, और इस मांग को सीधे पहुंचा दिया है सांसद महोदय ने जेपी नड्डा की तरफ, जो कि पार्टी अध्यक्ष हैं, और ये कहा है कि ये बात खुद भगवान कृष्ण ने सपने में आकर उन्हें बताया है कि उनकी इच्छा है कि मथुरा से चुनाव लड़े मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2022 में यानी कि इस बार जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, जिसको लेकर एड़ी चोटी का जोर सभी राजनीतिक दलों ने लगा दिया है, उस पर अब सांसद हरनाथ यादव ने चिट्ठी लिखी है पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को, जिसमें उन्होंने कहा है कि योगी को मथुरा से चुनाव लड़वाया जाए, ये उनकी इच्छा है और ब्रज के लोगों की इच्छा है, और ये बात खुद सपने में आकर भगवान कृष्ण ने उनसे कही है और कहा है कि ये बात वो आगे पहुंचाएं। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया और दावा किया कि श्री कृष्ण रोज उनके सपने में आकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की बात कह रहे हैं। मुझे तो आज रात्रि को भगवान कृष्ण, मुझे ऐसा लगा कि स्वप्न में मुझसे कह रहे हैं कि अपने पार्टी नेतृत्व को कहो कि आदरणीय योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें। तो मैं तो एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा हूँ भगवान कृष्ण और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी के बीच में, और उस भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए मैंने प्रातःकाल पत्र लिखा है। उसमें यही कहा है कि ब्रज का बच्चा ब्रज की पवित्र भूमि का रज जो है चाहता है कि आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी मथुरा से चुनाव लड़े। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। और बीजेपी के लिए मथुरा कितना खास है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही यूपी के अमरोहा में मथुरा और वृंदावन पर बड़ा बयान दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और कहा था कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा वृंदावन की तैयारी है। तो मथुरा पर योगी का बयान और उसके बाद सांसद ने जेपी नड्डा को लिख दी चिट्ठी, जिसमें यह दावा किया उन्होंने कि उन्हें भगवान कृष्ण स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि मथुरा से चुनाव लड़े योगी आदित्यनाथ। और काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में बन रहा है, इस बात का जिक्र 2 दिन पहले किया था योगी आदित्यनाथ ने। मथुरा वृंदावन कैसे पीछे छूट जाएगा, और ऐसे में उसका काम भी आगे बढ़ाया जा रहा है। भव्य बनेगा वृंदावन धाम, ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग, और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। और ये जानना भी जरूरी है कि आखिर बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने चिट्ठी लिखी क्यों। सीएम योगी ने 1-2 दिन पहले यूपी विधानसभा चुनाव पर बड़ा बयान दिया था। सीएम योगी ने इस बात का इशारा किया था कि अगर आलाकमान उन्हें इजाजत दे तो वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी अयोध्या या गोरखपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। सीएम योगी के इस इशारे के बाद ही हरनाथ यादव ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी, जिसमें इस बात का अनुरोध किया गया कि सीएम योगी श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से विधानसभा चुनाव लड़ें, और अगर ऐसा होता है तो ब्रज के साथ पूरे प्रदेश की जनता को खुशी होगी। योगी जी कहते हैं कि पहले मथुरा वृंदावन, पहले काशी विश्वनाथ हुआ, मथुरा वृंदावन की बार। आपको लगता है ये हो पाएगा? बिल्कुल, भगवा लहराएंगे वहाँ पे भी, और मोदी है तो मुमकिन है। अभी इसी आशा में घूमने आए हैं
ऐसा हो जरूर मथुरा भी जाएंगे। पर तंज कसा और आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन में बेरोजगारी बढ़ी। जब ये चुनाव लड़ने जाएंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी, जिस भी क्षेत्र में जाएं, उस क्षेत्र की जनता इनसे पूछेगी कि आपने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? उस क्षेत्र के नौजवान जिन्हें नौकरी नहीं मिली, जिन्हें रोजगार नहीं मिले, जिन्हें बड़ा बड़ा सपना दिखाया था, वो तमाम नौजवान इनसे सवाल करेंगे कि नौकरी रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। व्यापारी जिनके व्यापार खत्म हो गया, बर्बाद हो गए कोरोना के समय पर, किसी भी व्यापारी की कोई मदद नहीं की सरकार ने, और बिजली का बिल और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी जहां से चाहेगी वो वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। और याद कीजिए, नेताजी कहां से नहीं लड़े। नेताजी जाने कितने क्षेत्रों से चुनाव लड़े हैं। नेताजी गुन्नौर से भी लड़े चुनाव, नेताजी फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़े, नेताजी एटा से भी चुनाव लड़े, नेताजी मैनपुरी से भी चुनाव लड़े, शाहजहांपुर से भी लड़े चुनाव नेताजी। तो बड़ी जगह हमारे पास तो बहुत सारी सीटें हैं। आजमगढ़ से भी नेताजी लड़े चुनाव, संभल से लड़े, नहीं विधानसभा लोकसभा की बात। तो नेताजी कितनी जगह चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी जहां कह देगी मैं चुनाव वहां से लड़ लूंगा। अखिलेश यादव के हमले पर सीएम योगी ने भी पलटवार किया और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अपराध बढ़ा था। ये अपराधी और माफिया जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करते थे, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, शरीफ और सम्मानित लोगों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, और फिर सत्ता अधिष्ठान में बैठ करके धमकाने का कार्य भी करते थे। इन सबको पहले उठा करके जेल के अंदर ठूसने का कार्य किया गया। बाद में संपत्तियों की जांच की गई और जहां पर लगा ये अवैध है, वहां पर भाइयों बहनों बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं की। भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चलता है तो उस समय समाजवादी पार्टी के बबुआ को बुरा लगता है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के बस्ती में एक रैली के दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला किया। साथ ही नड्डा ने दावा किया कि जनता को बीजेपी पर यकीन है। हमें भरोसा है मोदी जी पर और योगी जी पर। भ शुरू होता है जो हम लोगों ने भत्ता दिया उसको ध्यान में रख करके। अ आता है आवास के लिए, र आता है राशन के लिए, और स आता है सुरक्षा के लिए। भरोसा है तो भत्ता भी है, आवास भी है, राशन भी है और सुरक्षा भी है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बीजेपी के लिए ही, बीजेपी ने ही जनता की बात सोची है। उनका तंत्र क्या है? उनका तंत्र है दंगों का तंत्र, उनका तंत्र है भ्रष्टाचार का तंत्र, उनका तंत्र है तुष्टीकरण का तंत्र, उनका तंत्र है माफिया राज का तंत्र, और उनका तंत्र है परिवारवाद का तंत्र। और हमारा मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो बांट रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। और इधर बीजेपी के सांसद हरनाथ यादव ने जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर यह अपील की है कि मथुरा से योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि ये इच्छा है ब्रजवासियों की। भगवान कृष्ण उनके स्वप्न में आए थे और ये बात उन्होंने उनसे कही है। मुझे तो आज रात्रि को भगवान कृष्ण, मुझे ऐसा लगा कि स्वप्न में मुझसे कह रहे हैं कि अपने पार्टी नेतृत्व को कहो कि आदरणीय योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें। तो मैं तो एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा हूँ भगवान कृष्ण और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी के बीच में, और उसे
उस भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए मैंने प्रातःकाल पत्र लिखा है। उसमें ये कहा है कि ब्रज का बच्चा बच्चा, ब्रज की पवित्र भूमि का रज जो है चाहता है कि आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी मथुरा से चुनाव लड़े। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में दावत-ए-इस्लाम नाम की एक संस्था को 25 एकड़ जमीन दिए जाने की तैयारी के मामले में सियासत तेज है। बीजेपी ने इस मामले में बघेल सरकार को घेर लिया और आरोप लगाया कि जिस संस्था को जमीन दिए जाने की तैयारी की जा रही है वो पाकिस्तान के कराची की संस्था है जो देश में जबरन धर्मांतरण और आतंकवाद फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी आरोप लगाया कि दावत-ए-इस्लाम नाम की संस्था की फंडिंग विदेशों से होती है और इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सामुदायिक भवन बनाने के लिए संस्था की तरफ से जमीन के लिए 2020 में आवेदन किया गया था और राज्य सरकार ने तेजी से जमीन देने के लिए काम शुरू भी किया था। बीजेपी ने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार ने जमीन देने की प्रक्रिया को रोका नहीं होता तो वो आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी जाएंगे। ये संस्था भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करती है। ये संस्था भारत में धर्मांतरण का काम करती है। ऐसे तथ्य सामने आए हैं। मुझे नहीं लगता है कि तहसीलदार ने अपनी मर्जी से यह विज्ञापन निकलवाया हो। निश्चित रूप से राजनीतिक दबाव के कारण, क्योंकि बहुत सी संस्थाओं के 10-10 साल से आवेदन पड़े हुए हैं, परंतु उनको जमीन अलॉट करने के लिए इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं की गई और इस संस्था का आवेदन 2020 का है और इतनी जल्दी कार्रवाई कर और उनको जमीन अलॉट करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। और बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने इन आरोपों को झूठा बताया है और बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। दावा किया कि दावत-ए-इस्लाम नाम की जिस संस्था को पाकिस्तान की संस्था बताया जा रहा है वो छत्तीसगढ़ की संस्था है जिसके कोरोना के समय लोगों को दवाइयां और खाना बांटने का काम किया था। कांग्रेस के मुताबिक जिस पाकिस्तानी संस्था की बात हो रही है उसके दफ्तर गुजरात और मध्य प्रदेश में है जहां बीजेपी की सरकार है। झूठ बोल रहे हैं कि संस्था ने 25 एकड़ जमीन के लिए आवेदन किया है। इस संस्था ने मात्र 10,000 स्क्वायर फीट जमीन के लिए आवेदन किया है। उसके आवेदन पर भी प्रारंभिक कार्रवाई हुई है। कोई भी समाज सेवी संस्था छत्तीसगढ़ में जमीन लेने के लिए आवेदन कर सकती है। दावत-ए-इस्लामी संस्था भी छत्तीसगढ़ में पिछले कोरोना काल के समय बड़े पैमाने पर दवाई वितरण, भोजन वितरण और लोगों को राहत देने का काम कर रही थी। और इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर चेतावनी दी कि अगर भूपेश बघेल सरकार ने दावत-ए-इस्लाम को जमीन दी तो वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस पर विश्वास पर आघात किया है। उन्होंने राम मंदिर बनने में लगातार विरोध पैदा किया। कांग्रेस पार्टी का ये कार्य पुराना है। भूपेश जी यहाँ के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, चुनाव के प्रभारी हैं, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि उनका विश्वास भगवान राम पर नहीं रहा। लेकिन ये दुखद विषय है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान के संगठन, इस्लामिक संगठन इस्लामिक को 25 एकड़ जमीन आवंटित करने हेतु इश्तिहार जारी किया। पाकिस्तानी संगठन को अगर जमीन आवंटन में आप आगे बढ़ेंगे तो हम सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि इस मामले में विवाद बढ़ने पर जमीन दिए जाने के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। बताया गया है कि इस मामले में जो आवेदन दिया गया था उसे संस्था ने खुद ही वापस ले लिया। दावत-ए-इस्लाम संस्था की तरफ से आवेदन ये कहते हुए वापस लिया गया कि आवेदन में कुछ गलतियां थी। आवेदन में 10 हेक्टेयर जमीन की मांग की गई थी जबकि उन्हें केवल 10,000 वर्ग फुट की ही जरूरत है। साथ ही जमीन का खसरा नंबर भी गलत लिखा गया जिसके बाद संस्था के आवेदन को निरस्त कर दिया गया। तो संस्था पर पाकिस्तानी होने का आरोप, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बता रही है तमाम तथ्यों के साथ ये संस्था
कोविड काल में यानी कोरोना काल में लोगों को मदद करने और दवाई बांटने का काम करती थी, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश और गुजरात में भी ये संस्थाएं काम कर रही हैं और उनकी शाखाएं वहां पर भी मौजूद हैं। और रायपुर में इस जमीन को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। और अब बात भारत में शुरू हुए कोरोना के खिलाफ एक नई मुहिम की। कोरोना से चल रहे युद्ध में आज भारत में रहने वाले 15 से 18 साल के बच्चे भी शामिल हुए हैं। देश भर में बच्चों के वैक्सीनेशन के कई इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही बच्चों की भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखाई दी है और साथ ही देश की हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देश में अलग अलग हिस्सों की 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली असम के डिब्रूगढ़ की है, जहां पर टीकाकरण जारी है। दूसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश की है, वहां भी बच्चों को टीका लगाने का अभियान चल रहा है। जबकि तीसरी तस्वीर गुजरात के गांधीनगर की है, वहां भी 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण हो रहा है। और इसके अलावा चंडीगढ़ में भी वैक्सीनेशन के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं और बच्चों को लगातार टीके लगाए जा रहे हैं। और अब आपको लखनऊ में बच्चों के वैक्सीनेशन की तस्वीर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कई सेंटर बनाए हैं और सुबह सुबह बच्चों की लंबी कतार इन वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर दिखाई दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और वहां की व्यवस्था देखी, साथ ही वैक्सीन लगवाने वाले बच्चों से बात भी की। उधर अहमदाबाद में भी सुबह से बच्चों की भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने के लिए पहुंची। अहमदाबाद में बिजी लगातार बच्चे दिख रहे थे, उस भीड़ का हिस्सा बने हुए दिख रहे थे जहां वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस चल रहा था। निजी स्कूलों में भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची हुई थी और बच्चों को टीका लगाया जा रहा था। 15 से 18 साल के जो तरुण हैं उनको वैक्सीनेशन की मुहिम जो आज गुजरात में भी शुरू है, पूरे देश भर में जिस तरीके से शुरू है गुजरात में भी। यहाँ पर अहमदाबाद के DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल की ये तस्वीर यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं, साथ में जो उनके अभिभावक हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। मैं वैक्सीनेशन जो सेंटर है उसके अंदर की कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से, जिस तरीके से पिछले साल जनवरी में जो हमने तस्वीरें देखी थी, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से आपको पहले कराना होता है और यहाँ पर ये जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर अभी वैक्सीन का जो टीका है या फिर वो टीका लग चुका है। और यहाँ पर हमारे साथ करके हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने हमारे साथ नमस्कार करके आज पूज्य दादी की पावन उपस्थिति में हार्टफुलनेस का रामचंद्र मिशन का ये पवित्र प्रांगण हम मध्यम गति से कर रहे हैं। और इस बीच आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे इस कार्यक्रम की, जो बाबा रामदेव का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें योगा आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन इस बीच मुंबई में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए 9 बड़े सेंटर बनाए गए हैं। मुंबई के सबसे बड़े BKC सेंटर पर सुबह से ही बच्चों की भीड़ जुटी हुई नजर आई। पूरे देश में आज 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इस वक्त हम मुंबई के BKC वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस BKC वैक्सीनेशन सेंटर के द्वार को किस तरीके से फूलों से सजाया हुआ है। बच्चों के स्वागत के लिए ये पूरी जो तैयारी है वो की हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप एक पोस्टर देख सकते हैं। इस पोस्टर में सारे वो गाइडलाइंस लिखे हैं बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन लगवाने के लिए पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं इसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर करके भी वैक्सीन लगा सकते हैं। साथ ही साथ वॉक इन की भी जो प्रक्रिया है उसे भी जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे हैं उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ आना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ इसमें ये भी लिखा है कि जो बच्चे हैं जो 2007 या उससे पहले पैदा हुए हैं वो आकर वैक्सीनेशन जो है वो लगा सकते हैं। तो पूरे देश में जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए उसे शुरू कर दिया है। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आना शुरू हो गए हैं। कई सारे जो बच्चे हैं अपने माँ बाप के साथ इस वैक्सीनेशन सेंटर में अपने आप को वैक्सीनेट करने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो बच्चे हैं उनकी भीड़ लगातार बढ़ते जा रही है, लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है वो 11 बजे से जो है वो शुरू होने वाली है। साथ ही साथ जो बच्चे हैं उन्हें अपना
स्कूल का जो ID कार्ड है वो ला सकते हैं, या तो वो अपना आधार कार्ड लेकर आ सकते हैं और अपने आप को जो है वो वैक्सीनेट कर सकते हैं। और देख सकते हैं किस तरीके से जो बच्चे हैं वो अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ बैठे हैं। हम कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपकी एज क्या है? 16। आपने रजिस्टर कब कराया था वैक्सीन के लिए? फर्स्ट को, पर स्लॉट आज बुक हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुंबई के 9 वैक्सीनेशन सेंटर में जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ कोवैक्सीन ही जो बच्चे हैं वो लगा सकते हैं, जिसके तौर पर जो बच्चे हैं वो लगातार वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं और 11 बजे से वैक्सीनेशन लगने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया जाएगा। और अब आपको असम की डिब्रूगढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां भी देश के दूसरे हिस्सों की तरह बच्चों का टीकाकरण चल रहा है। आज सुबह खुद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और वहां व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा। डिब्रूगढ़ में वैक्सीनेशन की तस्वीर, साथ ही खुद चीफ मिनिस्टर वहां पहुंचे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों से उन्होंने बात की है और किस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ाया जा रहा है वो सब देखा। तो डिब्रूगढ़ में वैक्सीनेशन की ये तस्वीरें देश के अलग हिस्सों की तरह ही थी। वहां पर भी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग की तरह थोड़ी दूरी पर बिठाया गया था। उसके बाद ये असम के डिब्रूगढ़ से जो तस्वीरें दूसरी आप देख रहे हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर में किस तरह से सीएम पहुंचे हैं और टीकाकरण अभियान का पूरा देख रहे हैं कि कैसे कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा एक वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचते हुए दिख रहे हैं। वहां व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा है, वहां मौजूद तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनसे उन्होंने बातचीत की है। पटना में भी बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कई इंतजाम हुए हैं और बच्चे भी वैक्सीनेशन करवाने बड़ी संख्या में इन सेंटरों पर पहुंचे हैं। 15 से 18 साल के किशोरों को टीका दिया जा रहा है और हम अभी मौजूद हैं पटना के IGIMS हॉस्पिटल में। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो टीकाकरण है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर तमाम जो स्कूल के बच्चे हैं और साथ ही NCC कैडेट के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं टीका लेने के लिए। और इसको लेकर काफ़ी दिनों से तैयारियाँ चल रही थी और यह माना जा रहा था कि जब टीकाकरण शुरू होगा उस वक्त भारी तादाद में बच्चे पहुँचेंगे और वो तस्वीरें भी सामने आ रही है जहाँ पर पहुँचकर और लोग टीकाकरण करा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ED राज्य स्वास्थ्य समिति संजय कुमार जी। ये बताइए कि ये जो टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है इसको लेकर क्या आप लोगों ने तैयारी की है और कितने दिनों तक ये कंप्लीट कर लिया जाएगा? पहला डोज हम लोग आशा करते हैं कि हम लोगों की कोशिश होगी कि इस महीने तक हम लोग कर दें 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का। और आज 3000 जगहों पर 15 से 18 साल के बच्चों युवाओं को वैक्सीनेट करने के लिए सेशंस लगाए गए हैं। आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। साफ तौर पर जो बिहार को अचीव करना था अपना टारगेट वो पूरा हो चुका है और अब आज से युवाओं को टीका दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कोरोना से बचने के लिए ये सबसे कारगर उपाय है जिसकी शुरुआत आज से बिहार में हुई है और देश के अन्य हिस्सों में भी यह लगातार चल रहा है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के RML अस्पताल पहुंचे हैं। वहां वैक्सीनेशन के काम में लगे डॉक्टरों और कर्मचारियों से उन्होंने बात की है, स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल जाना है। इस दौरान वो वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे कई बच्चों से भी मिले हैं। तो ये तस्वीरें RML अस्पताल की हैं जहां थोड़ी देर पहले वो पहुंचे हैं। उन्होंने बच्चों से मुलाकात की है और साथ ही साथ ये जाना है कि किस तरह से स्वास्थ्य कर्मी ये कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के RML अस्पताल में वैक्सीन लगाने पहुंचे बच्चे काफी खुश इस दौरान दिखे। देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। मैं इस समय मौजूद हूं दिल्ली के RML अस्पताल में। यहां पर बच्चों के लिए भी खास वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। तमाम ऐसे बच्चे हैं जो वैक्सीनेशन करवा के बाहर निकले हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईशा यादव है और मैं 17 साल की हूँ। 17। आप ये बताइए कि कौन सा ID प्रूफ लगाया था रजिस्ट्रेशन के लिए? आधार कार्ड लगवाया आधार था। कार्ड। हाँ। ये बताइए कि वैक्सीन आपकी हो चुकी है? हाँ, अभी जस्ट हुई है, हम बाहर निकले हैं वैक्सीन लगवा के। तो इसके बाद वैक्सीन लगवाने के बाद आधा घंटा वेट करवाने के लिए बोला होगा? हाँ, आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा था कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज ना हो। अच्छा, किसी तरीके की दिक्कत इस बीच में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। केंद्र सरकार की और सरकारों की भी यही योजना है कि जल्द से जल्द बच्चों का भी वैक्सीनेशन पूरा हो।
और इधर जम्मू में भी बच्चों का तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है। प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए 880 सेंटर बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एक स्कूल में बने वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे और वहां व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा, साथ ही बच्चों से बात भी की। जम्मू के गांधीनगर हाई सेकेंडरी स्कूल में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो किशोरों के लिए शुरू कर दी गई है। 15 से 18 वर्ष की आयु के जो किशोर हैं उनको टीका यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर ये ड्राइव शुरू की गई है। लगभग 880 केंद्र पूरे जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं जहाँ पर ये टीकाकरण होगा और 15 से 18 आयु के जो किशोर हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर आज से 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाने के लिए आज से महाअभियान की शुरुआत हुई है। इसमें 150 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ योग गुरु स्वामी रामदेव भी इसमें शामिल हुए हैं। तो हैदराबाद में इस महाअभियान की शुरुआत हुई है। आजादी का अमृत महोत्सव 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का ये अभियान है और 150 देशों के लोग इस महाअभियान का हिस्सा बन रहे हैं। इस महोत्सव में लोगों को अपनी सहूलियत के हिसाब से 21 दिन तक सूर्य नमस्कार करना होगा और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और जानकारी तो ये है कि ये रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत दिनों से युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा था और आजादी के अमृत महोत्सव पर आज से 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाने के लिए महाअभियान की शुरुआत हुई है और इसमें 150 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बाबा रामदेव खुद इस कार्यक्रम में शामिल हैं और एक तरह से वो अगवानी इस कार्यक्रम की कर रहे हैं। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ योग गुरु स्वामी रामदेव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये हैदराबाद में कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। देश में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इसी के तहत ये बड़ा अभियान शुरू किया गया है जिसमें इस कार्यक्रम की शुरुआत हैदराबाद से हुई है और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है जिसमें 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का ये अभियान, ये महाअभियान बनाने की तैयारी है और ये महा रिकॉर्ड बन रहा है। रामदेव इस लगातार अभियान में जुड़े हुए हैं और लोगों को इस सूर्य नमस्कार के बारे में और सूर्य नमस्कार को लेकर किस तरह से प्रेरित किया जाए वो भी इस कार्यक्रम में किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर आज से 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाने के लिए ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं।